मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी बात होगी, और आईएसआई की जो ईव्सड्रॉपिंग का जो इन्होंने इजाज़त दी है वो उस सिलसिले में भी बात होगी। आज ये जो नैब की अमेंडमेंट्स का बिल जिसकी हियरिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, उस सिलसिले में खान साहब ने एक लेटर है जो कि लिखा है, ये कॉपी है, अगर आपको चाहिए तो मैं वो इसको दे दिया जाऊंगा। बहुत देर से आपको पता है कि मैं भी आपसे बात करता था, तो हम लोग यहाँ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के में अपने इत्मीनान ना होने का इजहार करते थे, और यही हालत हमारी थी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस साहब हैं आमिर फ़ारूक, उनमें भी हमने उनके साथ तो कई दफ़ा इन राइटिंग भी उनको कहा है, लिखा है ख़त, और उनसे रिक्वेस्ट की है जी कि आप अपने आप को हमारे बारे में जो केसेस हैं उनसे अलहदा कर ले, लेकिन उन्होंने इस किस्म का कोई काम नहीं किया। ऑन द कॉन्ट्रेरी जितने भी हमारे बारे में केसेस होते थे, खान साहब के बारे में, पीटीआई के बारे में, उस हर बेंच का वो एक लाजमी अंसर होते थे, फ़र्द होते थे। और यही सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस के बारे में भी बनी हुई है। मैंने आपसे ये भी कई दफ़ा शेयर किया है कि जो पॉलिटिकल हमारा जो कंपोनेंट है पार्टी का, वो बिल्कुल इस बारे में वो यकीन के साथ कह सकते थे कि हमें ना आमिर फ़ारूक से इंसाफ मिलेगा और ना ही काजी फ़ाइज़ ईसा से इंसाफ मिलेगा। और वो कई दफ़ा मेरे थ्रू ही ये हमारी जो रिक्वेस्ट थी वो काजी फ़ाइज़ ईसा तक पहुँचाते रहे थे, वर्बली, इन राइटिंग नहीं कुछ किया हुआ था, कि वो अपने आप को हमारे बारे में जो केसेस हैं पीटीआई और खान साहब के बारे में उससे अलहदा कर लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का भी रवैया जो था वो आमिर फ़ारूक जैसा ही था। उन्होंने भी ना सिर्फ ये कि अपने आप को अलहदा नहीं किया, बल्कि इंश्योर किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब के बारे में जो भी केसेस सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएँ उसका वो एक लाजमन जुज़्व हो। आज इस अपनी पिटिशन में उन्होंने खान साहब ने बड़ा क्लियरली फर्स्ट टाइम इन राइटिंग जो है वो चीफ़ जस्टिस को मुखातब करते हुए उन्होंने कहा है, और मैं आपको पढ़ देता हूँ। ये मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है इस पिटिशन। मैं बहुत ऊंचा बोल रहा हूँ भाई, ये फिर इसको सामने कर लेते हैं। अच्छा, ये आज उन्होंने इन राइटिंग ये उनको काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एड्रेस करते हुए लिखा है, और मैं पढ़ देता हूँ। एट द आउटसेट, यानी कि बिल्कुल आगाज़ में ही, द अटेंशन ऑफ द कोर्ट में वेरी रिस्पेक्टफुली बी ड्रॉन to the observations contained in a majority judgment of the Supreme Court reported as in the matter of action against distribution of development funds to MNAs and MPAs by Prime Minister, और इस केस का नंबर है PLD 2021 SC 446। ये 5 मेंबर का बेंच था जिसको कि जस्टिस गुलजार साहब हेड करते थे, और उनके जजमेंट में जो मैं पढ़ने लगा हूँ जजमेंट, वो है इन द सेट जजमेंट इट इज़ ऑब्जर्व्ड that in order to uphold the principle of unbiasedness and impartiality, it would be in the interest of justice that Justice Qazi Faiz Issa, as he was then now Chief Justice, should not hear matters involving me, means Imran Khan. ये जजमेंट थी जी, इसका नंबर है PLD 2021 SC 446। ये आप खुद भी कंसल्ट कर सकते हैं। ये जो हमारा लैक ऑफ फेथ है काजी फ़ाइज़ ईसा से, वो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक दफ़ा पहले भी मेरा ख्याल है मैंने आप लोगों से वो वजूहात शेयर की थी, लेकिन चूँकि आज खत लिखा है खान साहब ने, इसका बरमला इन राइटिंग इजहार किया है, सो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि मैं वो दोबारा आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपको पता चल सके कि कितनी क्रेडिबल वजूहात हैं हमारे पास कि काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो हमारे केसेस में एक फ़रीक ना बने। नंबर 1 जिसका मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ के सुना दिया है, वो जस्टिस गुलजार साहब की 5 मेंबर कोर्ट की जजमेंट है, जिसमें उन्होंने स्पेसिफ़िकली काजी साहब से कहा है कि आप इमरान खान के बारे में किसी बेंच का हिस्सा ना बने। और ये जो जजमेंट है ये स्टैंड करती है, इसके बारे में कोई लार्जर बेंच बना के, ये फुल कोर्ट बना के इन्होंने उसको एनल नहीं किया। ये आज भी जजमेंट जो है वो मौजूद है, रेलेवेंट है, और इसके ऊपर जब तक कि इसको ख़त्म ना किया जाए, इसके ऊपर ये प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पांसिबिलिटी है तमाम जज साहिबान की कि उसके ऊपर अमल किया जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा। दूसरा है जो बैट का सिंबल पीटीआई से लिया गया, उस बेंच को भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हेड कर रहे थे।
और उसके बारे में आपको पीटीआई की जो कंटेंशन है उसके बारे में पूरा इल्म है कि वो वी फील कि वो डेरिलेक्शन ऑफ जस्टिस था, वो इंसाफ का कत्ल था, खून था। और आज अभी जो ये रिज़र्व सीट्स के बारे में जब से ये हेयरिंग हो रही है, आपने वहाँ बहुत सारे जज साहिबान का ओपिनियन सुना होगा जिन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का गलत इंटरप्रिटेशन किया और उसको पीटीआई के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। और उन जज साहिबान के इस कहने में भी काजी फ़ायज़ ईसा साहब अकेले जज थे जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डिफेंड करते हुए नज़र आए। तो ये दूसरी वजह है जिसकी बेसिस के ऊपर हम ये कहते हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा का एक बायस है पीटीआई के बारे में, इमरान खान के बारे में, इसलिए उनको इस बेंच का हिस्सा, किसी बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसी जजमेंट के बारे में जो रिव्यू पिटिशन है वो हमने मूव की, लेकिन वो आज तक पेंडिंग है, वो नहीं लगी। काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने वो जजमेंट फ़िक्स नहीं की। और इसके साथ ना सिर्फ ये कि वो हमारी जजमेंट को, इन्होंने हमारी रिव्यू की जो हमारी पिटिशन है उसको फ़िक्स नहीं किया, बल्कि इन्होंने ब्रिटिश हाई कमिश्नर को एक ख़त लिखा इन इस कैपेसिटी एज द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें उन्होंने अपनी इस जजमेंट का दिफा किया। ये किसी जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऐसा कोई मामला हो भी तो फॉरेन ऑफिस उसके साथ डील करता है, जज साहिबान डील नहीं करते। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने आउट ऑफ द वे जाके अपनी इस जजमेंट को डिफेंड किया। जब ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने आसमा जहांगीर का एक कन्वेंशन हो रहा था, उसमें खड़े होकर पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में एक क्रिटिकल कमेंट दिया, तो ये इस हद तक आगे गए हुए कि इन्होंने खुद ही उसको डिफेंड करना, उसका डिफेंड करना जो है वो अपने ज़िम्मे लिया और वो ख़त जो है वो उनको लिखा। इसके अलावा बसा औक़ात कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने 9 मई के जो इंसिडेंट थे, जिसको हम हमेशा क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं, हमेशा उसका हमने उसके ख़िलाफ़ बात की है, नहीं होने चाहिए थे, उनके बारे में बसा औक़ात इन्होंने अपनी अपने केस हेयरिंग्स के दौरान क्रिटिकली पीटीआई को याद किया, कहा कि जी जैसे कि हम 9 मई के इंसिडेंट्स के ज़िम्मेदार थे। तो इससे भी उनका बायस जो है वो खुल के सामने आता है। जब इमरान खान साहब के केसेस लगे हुए थे नैब अमेंडमेंट बिल में, तो आपको पता है ये 184(3) का केस था और तमाम केसेस जो 184(3) के होते हैं वो लाइव स्ट्रीम होते थे। लेकिन जब इमरान खान का केस जो सुना 184(3) जब लगा, 84(3) के तहत जब लगा, तो उसको लाइव स्ट्रीम नहीं किया गया। ये भी एक पेटेंटली बायस्ड अप्रोच जो है काजी फ़ायज़ ईसा साहब की वो सामने आती है। इसके अलावा काजी फ़ायज़ ईसा साहब की बेगम साहबा ने बसा औक़ात खान साहब के बारे में इंतहाई गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। इनमें से कुछ का जिक्र मैं आपके सामने कर देता हूँ और उसके भी वाउचिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। वो आपको जिसको भी चाहिए दफ्तर से कर ले कांटेक्ट और वो आपको वाउचिंग डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। काजी फ़ायज़ ईसा साहब की बेगम साहबा ने, मैं आपको साथ साथ दिखाता भी जाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, रेज्ड डाउट्स regarding Imran Khan's money trail in Bani Gala residence case। मैं आपको दिखा देता हूँ। वो उन्होंने एक Justice Isa's wife casts doubts over PM's Bani Gala money trail। बाकी अखबारों में भी आए हुए हैं ये सारे, उनका पूरा इसमें इसकी सारी डिटेल्स मौजूद हैं। ये सरीना ईसा साहिबा ने, इसके बाद उन्होंने सरीना ईसा साहिबा ने इमरान खान के बारे में उन्हें कहा कि उनको अपने ओहदे से डिसमिस किया जाए क्योंकि उन्होंने अपने एसेट्स जो हैं उसमें टैक्स एवेजन की हुई है। जस्टिस ईसा's वाइफ सीक्स पीएम इमरान खान्स रिमूवल। इसमें पढ़ लीजिए, सारा कुछ इसमें डिटेल्स लिखी हुई हैं सारे।
काजी फायज ईसा इसके बेगम ईसा ने खान साहब को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि खान साहब शुड स्टॉप कैपिटलाइजिंग ऑन रियासत मदीना, कि आप ये रियासत मदीना की बात करना छोड़ दें। दिस इज़ ऑल्सो रिकॉर्डेड, ये मेरे पास जो है ये फ्राइडे टाइम्स में आया हुआ है। इसके अलावा रेफरेंस जो था काजी फायज ईसा साहब के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, वो हमारी हुकूमत ने खान साहब के दौरे हुकूमत में हमने फ़ाइल किया था, और उसके बारे में सरीना ईसा साहिबा की भी बड़ी स्टेटमेंट्स हैं मेरे पास मौजूद है यहाँ, और काजी साहब ने ख़ुद भी बहुत कुछ फरमाया हुआ है जो कि उनका इनहेरेंट बायस जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसको प्रूव करता है। तो इन वजूहात के ऊपर की बायस आज खान साहब मजबूर हुए कि वो इन राइटिंग काजी फायज ईसा साहब को एड्रेस करें और कहें कि इस बायस की वजह से आपको चाहिए कि आप मेरे बारे में केसेस जो हैं उससे अलहदा हो जाएं और उसके बेंचेस जो हैं उसका हिस्सा ना बनें। अब हमें देखना होगा कि क्या मुस्तकबिल में ये होता है कि नहीं, क्योंकि माजी के जो रिकॉर्ड है हमारे पास आमिर फ़ारूक साहब का और काजी फायज ईसा साहब का, वो तो ये साबित नहीं करता कि इनमें किसी किस्म की डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट है जिसकी बेसिस के ऊपर ये अपने आप को अलहदा करेंगे। ये तो रियासत जो है और इस्टेब्लिशमेंट का एक जो इस वक्त एक एजेंडा है उसको फुलफ़िल करने के लिए पाकिस्तान की अदालतें इस्तेमाल हो रही हैं, और उसके काजी फायज ईसा और आमिर फ़ारूक उसके दो मेजर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है खान साहब के ख़िलाफ़ घेरा तंग करने के लिए। लेकिन ये इस अपने मज़मूम मकसद में बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकेंगे। हमारी इस्तदा है काजी फायज ईसा साहब से कि जो हमने आपको, ये मैंने बाय द वे ट्वीट भी किए हैं, सारा कुछ वहाँ भी मौजूद है, ये हर चीज़ मौजूद है, कल मैंने किया था ये ट्वीट। तो हमारी एक दफ़ा फिर इस्तदा है कि वो अपने आप को अलहदा करें ताकि आइन, कानून और इंसाफ के तकाजे जो है वो पूरे किए जा सकें और खान साहब को भी इन अदालतों से, ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ मिल सके। आज जहां हम खड़े हैं, यहाँ खान साहब के ख़िलाफ़ जो 4 केसेस थे उसमें से 3 के ऊपर उनको बरी किया जा चुका हुआ है। इद्दत का केस है जो कि मौजूद है अभी, और इद्दत का केस भी आज से तकरीबन 2.5-3 हफ्ते पहले उसका फ़ैसला आ रहा था, सबको पता था कि आ रहा था, लेकिन उस लास्ट डे के ऊपर जज जो था उसके ऊपर प्रेशर डाला गया और उसको उससे अलहदा किया गया, और उसके बाद वो केस एक नए जज को दिया गया, और वो जज जो है उनका वही एज़ यूजुअल वो इस्टेब्लिशमेंट का टाउट, और उससे जो फ़ैसला उन्होंने करवाना था वो करवा लिया। उसके बावजूद हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो अपील है हमारी 12 को लगेगी या 13 को, आई डोंट रिमेंबर द डेट एग्जैक्टली, उसमें वो बरी हो जाएंगे। लेकिन आज आपने देखा होगा कि 9 मई के 3 केसेस में खान साहब की अपील जो है, खान साहब की जो बेल है उसको रिफ्यूज़ किया गया। पीछे सारी बेल्स मिल रही थी लेकिन ये 3 केसेस में उनको रिफ्यूज़ कर दिया गया। तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट की जो उनका एक प्लान है खान साहब के बारे में, वो ये है कि खान साहब को बाहर नहीं आने देना। सो अब चूंकि नज़र आ रहा है कि इद्दत के केस में भी वो बरी हो जाएंगे, सो इद्दत के केस में बरी, पहले उसको डिले करवाया 3-4 हफ्ते, और अब उसका फ़ैसला आने से कबल उन्होंने खान साहब के ख़िलाफ़ 3 और केसेस जो हैं उसमें पोटेंशली उनकी अरेस्ट जो है वो कर सकते हैं। दे कैन अरेस्ट हिम व्हेनेवर दे वांट टू, बिकॉज उनकी बेल्स जो हैं वो खारिज कर दी गई हैं। तो ये फर्दर प्रूफ है इस चीज़ का कि इस इस्टेब्लिशमेंट का बिल्कुल इरादा नहीं है कि खान साहब को बाहर आने देंगे। तो लेकिन मैं ये आपको, आपके थ्रू, आपकी वसातत से मैं इन तमाम जो ज़मीनी नाखुदा हैं उन तक एक बड़ा छोटा सा एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। वो ये है कि अभी तक की जो सिचुएशन है उसमें खान साहब ने पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री, सियासी तारीख को रीराइट किया है। आज तक जो होता रहा है वो ये होता रहा था कि जो भी प्राइम मिनिस्टर को किक आउट किया जाता था वो भाग जाता था, एक डील करके भाग जाता था, और फिर बाहर बैठ के वो एक और डील करके वापस आता था। किक आउट एंड किक इन, ये ट्रेडिशन जो है ये खान साहब ने तोड़ी है। उन्होंने ये ज़मीनी नाखुदाओं के सामने झुकने से इनकार किया है। 1 साल हो रहा है तकरीबन वो जेल में है, और वो कहते हैं कि जब तक रखें मुझे, मैं अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। वो आज तक 1 साल की सख्तियाँ बर्दाश्त करने के बाद भी जिन हालात में उनको रखा गया है वो आप, अगर मैं तो चाहूँगा कि आप तमाम लोग जाएं, जाके देखें, फ़िज़िकली चेक करें कि किन हालात में उनको रखा गया है वहाँ। मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ
कोई भी एक नॉर्मल शख्स जो है वो 1, 2, 3 दिन से ज़्यादा लास्ट कर सकेगा, विद स्टैंड कर सकेगा द काइंड ऑफ प्रेशर जो कि उनके ऊपर एग्जर्ट किया जाता है। लेकिन 1 साल हो गया और दिन ब दिन जो है सख्तियाँ उसको इंक्रीज़ किया जा रहा है। दिन ब दिन जो उनकी जो ज़िंदगी है उसको मुश्किल से मुश्किल तर किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो अभी कायम है। तो ना तो वो शख्स भागा है, ना वो झुका है, और ना ही अपने असूलों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान जो है, एक नया पाकिस्तान जो है वो तश्कील हो के रहेगा, और वो ज़्यादा दूर नहीं है। फ्रैंकली मेरी कन्विक्शन है ये कि अनकरीब ये होगा। और अदालतों से मेरी इल्तिजा ये है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के हाथ का टूल ना बने। ये पाकिस्तान की तारीख दोबारा लिखी जा रही है, और अगर अदालतें आज भी डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी या किसी और वजह से, किसी और प्रेशर की वजह से आज भी इस्टेब्लिशमेंट का टूल बनती रहेंगी, तो पाकिस्तान का जो एक विज़न है जो कि 1947 में जिसके तहत ये मार्ज़ वजूद में आया था, वो हमसे और ज़्यादा दूर होता रहेगा। पाकिस्तान इस वक्त तबाही के दहाने के ऊपर खड़ा है, और बाकी इंस्टीट्यूशंस के अलावा जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो इस्टेब्लिशमेंट की फोर्सेस के ऊपर आती है। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के मामलात में कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन में, रूल ऑफ लॉ की वायलेशन में इंटरफेयर किया है। या तो वो डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर रूल करते रहे, हुकूमत करते रहे, या फिर अपने डोट्स और अपने प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करते रहे हैं। ये पहला मौका है कि खान साहब खड़े हुए हैं ओपनली एंड बट विदाउट एनी एम्बिग्विटी। वो खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि जी इस मुल्क में सिर्फ़ और सिर्फ जमहूरियत होगी आइन और कानून के मुताबिक, और इससे शॉर्ट ऑफ दैट मैं किसी चीज़ के ऊपर कोई समझौता नहीं करूँगा।